ये सब आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। कोई ट्रिक नहीं है, नाम से याद करवाऊंगा, नाम से कनेक्टिविटी दूंगा। रूपा रेल सुनोगे, आंतरिक नदी है, बोल दोगे आप बिना सोचे समझे। सुनिएगा मेरा तरीका और अपना लीजिएगा उस तरीके को, लाइफ टाइम में मज़े कीजिएगा। कांतली को मैं बोलता हूँ कांचली। क्या बोलता हूँ? कांचली। औरतें पहनती हैं कुर्ती कांचली। राजस्थान में तेरे शौक पूरे करवाऊंगा और तेरे को काली काली पीली पीली रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनाऊंगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, आप सब की फरमाइश पर लेके आया हूं राजस्थान का अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र राजस्थान का इस प्रकार से क्लियर करवाऊंगा, राजस्थान की हर एक नदी आपके माइंड में डालूंगा बिना किसी ट्रिक के, केवल बातों ही बातों में यहीं से सब कुछ निकालूंगा, आपके माइंड में डालूंगा। और नदियों के मामले में बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। आपका जो भी डर नदियों का बैठा हुआ है माइंड में, उस डर को मैं निकालने आ गया हूँ। तो जुड़िएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और राजस्थान की नदियों को एंजॉय कीजिएगा। आज तक राजस्थान की नदियों से डरे थे, अब आपका डर मैं निकाल दूंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस शांत चित्त और मन से बैठ जाइए एकांत में और मेरी बातों को सुनिए। मेरी बातों में ही सारी की सारी नदियां समाई हुई हैं। बातों से ही मैं सारी की सारी नदियों को क्लियर करवाऊंगा। सुनिएगा। शुरू कर रहे हैं आज राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये अपवाह तंत्र होता क्या है। कोई मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो तंत्र बनता है, मतलब एक मुख्य नदी निकलती है और उसमें दाएं बाएं से मिलती जाती हैं छोटी छोटी नदियां, तो उन नदियों से, मुख्य नदी और सहायक नदियों से जो तंत्र बनता है उसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। प्रवाह के आधार पर राजस्थान की अपवाह प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। राजस्थान की जो अपवाह प्रणाली है उसको जल के प्रवाह के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? अपवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। नॉर्मल सी बात है। प्रवाह के आधार पर, जल के प्रवाह के आधार पर, जल जिधर नदियां ले जा रही हैं उसी के आधार पर उनका विभाजन कर दिया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। सभी को पता है, नदियों वाला टॉपिक आपने पहले पढ़ा भी होगा। ये अलग बात है कि आपको याद नहीं हुआ। याद करवाने में आ ही गया हूँ तो अब तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। समझिएगा, नदियों का क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना है आपका। बस शांत चित्त, मन, पूरा ध्यान एकाग्र करके सुनते रहिएगा। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं वो 60% हैं। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां 16% हैं और बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां 24% हैं। ये कन्फ्यूजन हमारे होता है, तो ये कन्फ्यूजन भी आपका मैं ख़त्म करूंगा कि कौन सी नदियों का कितना % भाग है। मतलब बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली कितनी नदियां हैं परसेंटेज के आधार पे, और अरब सागर में कितने % है, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां का कितना % है। ये परसेंटेज भी मैं आपको याद करवाऊंगा। तो सुनिएगा। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कौन सी होती हैं? वे नदियां जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है और अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं? ऐसी नदियां हैं जो अपना जल समुद्र तक नहीं ले जाती, तो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं। समुद्र में पहुंचती ही नहीं हैं, अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। कौन सी नदियां कहलाती हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। आई बात समझ में? अब देखो, मैं आपको परसेंटेज याद करवाता हूँ, फिर आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको याद करवाऊँगा। आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ हैं वो 60% भाग है। कैसे याद करें? देखो,
कोई भी आंतरिक मामला होता है, कोई भी आंतरिक मामला होता है, उस आंतरिक मामले में सबसे ज़्यादा साठ गांठ चलती है कि नहीं चलती बताओ? बिल्कुल चलती है। क्या चलती है? साठ गांठ। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी आंतरिक मामला है मतलब वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई साठ गांठ चल रही है। साठ गांठ से 60% याद आएगा। आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ कितना प्रतिशत हैं? 60% नदियाँ आंतरिक जल प्रवाह की हैं। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ 16% है। कैसे याद रखूं? देखो, अरब सागर में शुरुआत में नाम आ रहा है अरब। क्या नाम आ रहा है? अरब नाम आ रहा है। अच्छा, इनको याद करना है तो सोच मेरे जैसी लानी पड़ेगी। मेरे जैसी सोच मैं आपकी ला के छोड़ दूँगा। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो तय मानिएगा आपकी सोच ही बदल दूंगा पढ़ने की। और इस तरीके से यदि आप पढ़ने लग गए तो गारंटी देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जीके का जो आपके याद नहीं होता? कितना भी कठिन माना जाने वाला टॉपिक भी आसान बन जाता है यदि उसे कनेक्टिविटी के आधार पे पढ़ा जाए तो। बस पढ़ने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। चीज़ें बहुत आसान हैं। देखिएगा, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ 16% हैं। अरब सागर में नाम आ रहा है अरब। अगर मेरे पास अरबों रुपए होते तो मैं मेरी पत्नी को 16 श्रृंगारों से सजाता। सोना, चांदी, हीरा सब कुछ उसे उपलब्ध करवा देता। 16 श्रृंगारों से सजाता मतलब 16%। अरे अरबों रुपए होंगे तो पत्नी को 16 श्रृंगार तो करवाएंगे ना, मतलब 16%। हुई बात याद? आगे देखो, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ 24% है। कैसे याद करना है? देखो, 60, 16, 24 सबको याद रहता है। बस कन्फ्यूज़न ये होता है कि कौन सा कितना परसेंट है, भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म। बंगाल की खाड़ी में देखो, बंगाल नाम आ रहा है। इस बंगाल में नाम आ रहा है गाल। क्या आ रहा है? गाल। गाल कोमल हुआ है, कच्चा कच्चा हुआ है, किसका? बच्चा का। गाल है ना, गाल, बै से बच्चा, गाल किसका? बच्चा का। च से याद आ जाएगा 24%। देखो, गाल, गाल किसका? बै से बच्चा का, बच्चा का गाल। बच्चा में लास्ट में देखो क्या आ रहा है? च से 24%। बस मतलब आंतरिक मामले में 60 गांठ चलती है, 60%। अरबों रुपए होंगे तो मैं 16 श्रृंगार पत्नी को करवाऊंगा, 16 श्रृंगार ला के दूंगा, 16%। और बंगाल की खाड़ी में देखो, बंगाल में देखिएगा गाल किसका? बै से बच्चे का, च से 24%। मतलब कितने परसेंट बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली नदियां हैं? 24%। अगर आपको ये याद हुआ है, आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ पूछूँ तो 60% मुँह से निकलना चाहिए। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ पूछूँ तो 16% मुँह से निकलना चाहिए। बंगाल की खाड़ी बोलूँ तो 24% निकलना चाहिए, बिना किसी कन्फ्यूजन के। अगर निकल रहा है तो ठोको लाइक, अभी वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आया मज़ा? आगे देखिएगा, आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ मैंने बता ही दी आपको। वे नदियाँ जो अपना जल समुद्र में नहीं ले जाती, प्रवाह क्षेत्र में ही लुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ? सुनिएगा, ये लिखी हुई हैं। रूपारेल, काकणी, रूपनगढ़, घग्गर, कातली, साबी, ये सब आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। कोई ट्रिक नहीं है, नाम से याद करवाऊंगा, नाम से कनेक्टिविटी दूंगा। रूपारेल सुनोगे, आंतरिक नदी है, बोल दोगे आप बिना सोचे समझे। सुनिएगा मेरा तरीका और अपना लीजिएगा उस तरीके को, लाइफ टाइम में मज़े कीजिएगा और लोगों को भी सिखाइएगा। रूपारेल में शुरुआत में नाम आ रहा है रूपा। क्या नाम आ रहा है? रूपा। रूपा की आती है अंडरवियर। आती है क्या? बिल्कुल आती है। और अंडरवियर अंदर का मामला है। कहाँ का मामला है? आंतरिक मामला है, अंदर का मामला है। रूपा की क्या आती है? अंडरवियर आती है। और अंडरवियर अंदर का मामला है, बिल्कुल अंदर का मामला है। अंदर से बोले तो आंतरिक। रूपारेल कौन सी नदी है बताओ? रूपारेल आंतरिक प्रवाह की नदी है। हुई याद?
बताओ भूलोगे तो? नहीं भूलोगे, गारंटी देता हूँ। रूपा रेल में नाम आया रूपा, रूपा से तुरंत समझ गए ओहो ये तो अंदर का मामला है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। आगे देखो, आगे देखो, काकणी, क्या लिखा है? काकणी, काकणी में नाम आ रहा है, काकणी में शुरुआत में नाम आ रहा है काक। क्या नाम आ रहा है? काक। आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है साहब। काक मतलब होता है कोवा। काक का मतलब क्या होता है? काक का मतलब होता है कोवा। अगर घर में बाहर खाने की सामग्री पड़ी है बाहर, तो कोवा उठा के ले जाएगा। कोए से सामान को बचाना है तो अंदर रखना पड़ेगा। यस या नो? बिल्कुल। अगर बाहर आप रोटी रख देते हैं, कोआ बैठा है उठा के ले जाएगा, तो उस रोटी को बचाना है कोए से, काक से, तो उसे अंदर रखना पड़ेगा। रोटी की बात नहीं है, कोई भी खाने की सामग्री अगर बाहर पड़ी है और कोआ बैठा है, पक्का उठाएगा। कोआ कपटी होता है, उठा के ले जाएगा। तो उससे यदि बचाना है तो भाई साहब उस सामान को अंदर रखना पड़ेगा, अंदर से याद आएगा। आंतरिक। बताओ, काकणी में शुरुआत में नाम आया काक, काक बोले तो कोवा, कोवे से सामान को बचाना है तो अंदर रखना पड़ेगा। मतलब काक से काकणी, काकणी आंतरिक प्रवाह की नदी है। इस माइंड की प्रवृत्ति है, इसको अनावश्यक सामग्री दोगे ये ज़्यादा ग्रहण करेगा, इसको रियल बातें बताओ कम ग्रहण करेगा। तो अनावश्यक सामग्री देते हैं इसको, जैसा ये चाहेगा हम इसको वैसा देंगे, बस हमें रिजल्ट बढ़िया दे, तो रिजल्ट बढ़िया देगा ही देगा। काकणी, काकणी में नाम आया काक, काक बोले तो कोवा, कोवे से सामान बचाना है तो अंदर रखना पड़ेगा। आंतरिक प्रवाह की नदी है कौन सी? काकणी। हुआ याद? आगे देखो, आगे नदी है रूपनगढ़। कौन सी नदी? रूपनगढ़। रूपनगढ़ को मैं यहाँ लिखूँ तो शुरुआत में नाम आ रहा है रूपन। क्या नाम आ रहा है रे रूपनगढ़ में? शुरुआत में रूपन नाम आ रहा है। आसानी से पढ़िएगा, रूप ने। रूपन को कैसे पढ़ना है? रूप ने, रूप ने निखारना है, रूप ने निखारनो है तो अंदर रहना पड़ेगा। धूप में मत घूम, अंदर रह, तब जाके तेरा रूप निखरेगा। रूपनगढ़ में नाम आ रहा है रूपन, रूपन को पढ़ो रूप ने, रूप ने, रूप ने। यदि आपको गोरा बनाना है, अपने फेस को यदि गोरा बनाना है तो धूप में घूमना बंद करो, अंदर जाके बैठो, अंदर रहो, बाहर मत घूमो, अंदर रहो। मतलब ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। कहाँ की नदी है? ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। रूप को गोरा बनाना है, रूप ने यदि गोरा बनाना है तो अंदर रहना पड़ेगा। मतलब रूपनगढ़ नदी जो है वो भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। बोलो याद हुआ? आगे देखो याद। नेक्स्ट देखो घग्गर। अभी अभी हमने पढ़ा था कि रूप को यदि गोरा करना है तो घर के अंदर रहना पड़ेगा। घग्गर में नाम आ रहा है, घर दिख रहा होगा, इसका मतलब घग्गर भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। कांतली नदी, कांतली को मैं बोलता हूँ कांचली। क्या बोलता हूँ? कांचली। औरतें पहनती हैं कुर्ती, कांचली पहनती हैं क्या? बिल्कुल पहनती हैं। तो वो कांचली भी अंदर का मामला है। कहाँ का मामला है? वो भी अंदर का मामला है। इस कांतली को मैं कांचली बोलता हूँ। कुर्ती कांचली औरतें जानती हैं, लड़कियां भी जानती हैं कुर्ती कांचली के बारे में। ये कांचली भी अंदर का मामला है। इसका मतलब कातली नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। और लास्ट में देखो साबी नदी, साबी नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। कैसे कनेक्ट करें कि कोई अपने से पूछे साबी, हम तुरंत बोलें ये तो आंतरिक प्रवाह की नदी है। सुनो, साबी में नाम आ रहा है साब। क्या आ रहा है? साब नाम आ रहा है। औरतें बाहर घूम रही हैं और उनके साब, उनके पतिदेव बाहर गए हुए हैं किसी काम से, और जब साब आते हुए उनको दिख जाएं तो वो तुरंत कहाँ भागती हैं? वो तुरंत घर के अंदर भाग जाती हैं। साब आ गए हैं, अंदर चलो। साब आ गए हैं, कहाँ चलो? अब अंदर चलो।
मतलब साब से साबी, साबी नदी भी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। कैसे कनेक्ट किया? साबी में नाम आया साब, साब आ गए हैं। लुगाइयाँ बोलेंगी अब अंदर चलो, अब बाहर मत घूमो, साब आ गए हैं, चलो अंदर। मतलब साब से साबी नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदी हैं। अब देखो मैं इन नदियों के नाम बोलता हूँ और तुरंत आपकी कनेक्टिविटी जो मैंने करवाई है वो माइंड में आएगी। रूपा रेल आंतरिक प्रवाह की नदी है। क्यों है? आया माइंड में। रूपा अंडरवियर आती है, अंदर का मामला है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। काकणी, काकणी में नाम आया काक, काक बोले तो कोआ, कोए से सामान बचाना है तो अंदर रखना पड़ेगा, आंतरिक प्रवाह की नदी है। रूपनगढ़, रूपनगढ़ में नाम आ रहा है रूपने, रूप ने गोरा बनाना है तो घर के अंदर रहना पड़ेगा, बाहर धूप में मत घूमो। घर के अंदर से घर, घर नाम आया, इससे आपको घग्गर याद आएगा। मतलब रूपनगढ़ और घग्गर दोनों आंतरिक प्रवाह की नदी हैं। उसके बाद में नाम आया कांतली, कांतली को मैं बोलता हूँ कांचली, तो आपको बोलने में क्या प्रॉब्लम है? कांतली को आप भी कांचली बोलिए, कांचली भी अंदर का मामला है। और साबी, साब आ गए हैं अब अंदर भाग लो, साब आ गए हैं अब अंदर भाग लो वरना खैर नहीं है। मतलब साबी, साब से साबी, साबी नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। बोलिए याद हुई कि नहीं? याद हुई है तो ठोक दो लाइक, कर दो वीडियो को शेयर, फैला दो सभी विद्यार्थियों के पास, मज़ा आ जाए सभी को, नदियों का टॉपिक पढ़ने में आनंद आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियों की। सबसे पहले हम आंतरिक जल प्रवाह की नदियां पढ़ेंगे और इनमें भी सबसे पहले मैं करवा रहा हूं आपको घग्गर नदी। और घग्गर नदी को मैं बोलता हूं घाघरा। क्या बोलता हूं? घाघरा। घग्गर नदी को आपको भी घाघरा बोलना है। घाघरा बोलिए, घग्गर नदी को अपना बनाइए। केवल घाघरे से घग्गर नदी आपकी हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। तो आपको घग्गर को घाघरा बोलने में प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घाघरे से ये घग्गर नदी आपके माइंड में सेट करूंगा, इस तरीके से सेट करूंगा कि भूल नहीं पाओगे। बस देखते रहिएगा। अब देखिएगा घग्गर नदी। घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। याद करवाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, कोई दिक्कत कौन नहीं। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कितना % हैं? 60% हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंतरिक मामलों में क्या चलती है? आंतरिक मामलों में 60 गांठ चलती है। मतलब आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कितना % हैं? 60%। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं वो 60% हैं। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कौन सा? आंतरिक प्रवाह की नदियों वाला ये राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, 60%। अब बात करते हैं घग्गर नदी की। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी कालका माता मंदिर से होता है। कहाँ से होता है घग्गर नदी का उद्गम? घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से कालका मंदिर के पास से होता है। कैसे याद करें इस बात को? सुनिएगा मेरी बात। घग्गर को मैं बोल रहा हूँ घाघरा। क्या बोल रहा हूँ? घाघरा। घग्गर को बोल रहा हूँ मैं घाघरा। कोई हिमा नाम की लड़की थी, मेरी बातों पे गौर करिएगा। कोई हिमा नाम की लड़की थी। उस हिमा नाम की लड़की को उसका बॉयफ्रेंड, उसका प्रेमी बोलता है कि हिमा घाघरा पहन ले, घाघरा पहन ले। क्या बोलता है? हिमा घाघरा पहन ले। क्यों? क्योंकि हम शिवजी के घूमने चलेंगे, हम शिवजी के दर्शन करने चलेंगे। तो हिमा ने मना कर दिया कि नहीं, कल चलेंगे, आज नहीं चलेंगे, आज मेरे को कोई काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। किसने मना किया? हिमा ने मना कर दिया। किसको? अपने प्रेमी को। प्रेमी ने क्या कहा? हिमा
घाघरा पहन ले, हिमा घाघरा पहर ले। मेरी बात, हर बात पे गौर करना, सब के सब की सब बातें मैं इन्हीं से निकालूंगा। हिमा घाघरा पहर ले। बोली क्यों? शिव जी के घूमने चलेंगे, शिव जी के दर्शन करने चलेंगे। हिमा ने मना कर दिया, बोली नहीं, कल चलेंगे। अब सुनो, हिमा नाम की लड़की हिमाचल प्रदेश शिव जी के दर्शन करने चलेंगे शिवालिक की पहाड़ियों से। घाघरा पहन ले घग्गर नदी। हिमा ने मना कर दिया, कल चलेंगे कालका माता मंदिर के पास से। कल से कालका मतलब बॉयफ्रेंड ने कहा, प्रेमी ने कहा हिमा घाघरा पहन ले, मतलब घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की शिवजी के दर्शन करने चलेंगे शिवालिक की पहाड़ी से। हिमा ने मना कर दिया, बोली कल चलेंगे, कालका मंदिर के पास से होता है। बताओ प्रेमी ने क्या कहा? प्रेमी ने कहा घाघरा पहन ले, शिवजी के दर्शन करने चलेंगे। हिमा ने मना कर दिया, बोली नहीं, कल चलेंगे। प्रेमी को गुस्सा आ गया। क्या आ गया प्रेमी को? प्रेमी को आ गया गुस्सा। क्या आया रे? प्रेमी को आया गुस्सा। और गुस्से में भर के प्रेमी बोल रहा है, नटगी नट नदी। क्या बोल रहा है हिमा को? नटगी, चलने से मना कर दिया, मतलब नटगी। नट नदी कहते हैं, मर्त नदी कहते हैं। और क्या कहा? मर गई क्या? हिम्मत नहीं है तेरे में थोड़ी बहुत भी? आज ही चलेंगे, मर थोड़ी गई तू। मर्त नदी कहते हैं। दर्श देखी को, कल चलेगी ये। दर्श देखो अपना, मना कर रही है, कल चलेगी। दर्श से दर्शदवती नदी। राजस्थान का शोक गुस्से में भर के बोल रहा है, मेरी शोक मना मत कर, करे है मना, कर रही है मना मेरी शोक। राजस्थान का शोक घग्गर नदी को कहते हैं। सोतर नदी इसी को कहते हैं। सरस्वती नदी, प्रेमी बोल रहा है, सरस्वती नदी कैसे याद करें, इसी को कहते हैं। प्रेमी बोल रहा है, चल से मतलब साथ, रस पिलाऊंगा वहाँ पे, सरस, अच्छा रस पिलाऊंगा तेरे को, चल मेरे साथ। शिव जी के मंदिर घूमने चलते हैं, वहाँ पे तेरे को अच्छा रस पिलाऊंगा। सरस्वती नदी भी इसको बोलते हैं। हुआ याद? नट नदी, मर्त नदी, दर्शदवती नदी, राजस्थान का शोक, सोतर नदी, सरस्वती नदी। वो प्रेमी गुस्से में बोल रहा है। जब हिमा मना कर देती है चलने से, तो प्रेमी बोल रहा है गुस्से में भर के, नटगी नट नदी, मर गई क्या? हिम्मत नहीं है? मर्त नदी, मेरी शोक, राजस्थान का शोक, मेरी सोतन, सोतर नदी कहते हैं। और क्या कहा? चल मेरे साथ, तेरे को रस पिलाऊंगा, सरस्वती नदी कहते हैं। तो हिमा पर गुस्सा होने के बाद में हिमा शांत हो गई, घाघरा पहनने लग गई। प्रेमी ने कहा चल घाघरा पहर। हिमा घाघरा पहर, घाघरा पहर। हिमा घाघरा पहर। पै से पंजाब, है से हरियाणा, रे से राजस्थान। परवाह है ना घग्गर नदी का, वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। क्या बोला था प्रेमी ने कि हिमा घाघरा पहर, हिमा घाघरा पहर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। आगे देखिएगा, राजस्थान में प्रवेश उत्तर दिशा से टिब्बी नामक स्थान पर होता है। कैसे कनेक्ट करना है? कहाँ तक हो गई थी बात कि शिव जी के दर्शन करने चलेंगे, हिमा घाघरा पहन ले। हिमा तैयार हो जाती है। अब वो बोलता है, देख तेरे को कहाँ कहाँ ले चलूँगा। हम शिव जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद में राजस्थान में उतरेंगे। राजस्थान में उतरेंगे, राजस्थान में उतर के टिब्बी के ऊपर बैठ के खाना खाएंगे।
फिर टिब्बी से उतरेंगे नीचे और नाली में हाथ धोएंगे। किसने कहा? प्रेमी ने कहा। हिमा को बता रहा है आगे की स्टोरी की, हमें आगे क्या क्या करना है। शिव जी के दर्शन करने चलेंगे तो आगे कहाँ कहाँ चलेंगे। तो शिव जी के दर्शन करने के बाद हम राजस्थान में उतरेंगे। उतरने के बाद टिब्बी पर बैठकर खाना खाएंगे। टिब्बी पर खाना खाने के बाद टिब्बी से नीचे उतरेंगे। नीचे उतर के नाली में हाथ धोएंगे। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई? आगे देखिएगा आप क्वेश्चन। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में उतरेंगे, उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। टिब्बी पर बैठ के खाना खाएंगे। टिब्बी नामक स्थान पर, टिब्बी हनुमानगढ़ में पड़ता है। राजस्थान में प्रवेश घग्गर नदी का कहाँ से होता है? राजस्थान में प्रवेश उत्तर दिशा से होता है और टिब्बी नामक स्थान पर होता है। टिब्बी नामक स्थान हनुमानगढ़ में पड़ता है टिब्बी। तो उसने कहा राजस्थान में उतरेंगे, टिब्बी नामक स्थान पर खाना खाएंगे, टिब्बी से फिर नीचे उतरेंगे। नीचे को मारवाड़ी में बोलते हैं तले, तले उतरस्या, मतलब टिब्बी में तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। क्या करती है? टिब्बी में तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। उसके बाद सुनना, उसके बाद राजस्थान में बहाव क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। टिब्बी से नीचे उतर के, टिब्बी से तले उतर के क्या करेंगे? नाली में हाथ धोएंगे। मतलब राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। घाघरा पहन के तैयार हो गई चलने के लिए, तो प्रेमी उसको बोल रहा है, देख हम राजस्थान में उतरेंगे, टिब्बी पे बैठ के खाना खाएंगे, फिर टिब्बी से नीचे उतर के नाली में हाथ धोएंगे। कितनी बातें याद हुई। राजस्थान में प्रवेश उत्तर दिशा से, राजस्थान में उतरेंगे, टिब्बी पर बैठकर खाना खाएंगे टिब्बी नामक स्थान से, फिर टिब्बी से तले नीचे उतरेंगे, तलवाड़ा झील का निर्माण करेगी और फिर क्या करेंगे? फिर नाली में हाथ धोएंगे। मतलब राजस्थान में बहाव क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। आया मजा? आगे देखिएगा। घग्गर नदी पर राजस्थान में सभ्यताएं हैं कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल। हाथ धोने के बाद अब क्या करेंगे? अब तेरे राजस्थान में शौक पूरे करवाऊंगा। अब तेरे राजस्थान में शौक पूरे करवाऊंगा। कौन कह रहा है? वो प्रेमी हिमा को कह रहा है। अब राजस्थान में खाना खा ही लिया, हाथ धो ही लिए नाली पर, अब क्या करना है? अब राजस्थान में तेरे शौक पूरे करवाऊंगा। याद रखना, इसे राजस्थान का शौक भी कहा जाता है। घग्गर नदी को राजस्थान में शौक पूरे करवाऊंगा। शौक से याद रखना है, 100 से 100 कैसे किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। राजस्थान का शौक मतलब उस प्रेमी ने बोला था ना कि राजस्थान में तेरे शौक पूरे करूंगा। शौक कैसे पूरे करेगा ये भी बताऊंगा, लेकिन राजस्थान में तेरे शौक पूरे करूंगा। इसी से राजस्थान का शौक इस घग्गर नदी को कहा जाता है। और शौक से याद रखना, शौक से याद रखना, 100 से 100 और कैसे किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है रे? राजस्थान में इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर घग्गर नदी की। आई बात समझ में? बिल्कुल आई। आगे देखिएगा। राजस्थान में शौक कैसे पूरे करवाऊंगा? सुनना, तेरे को काली काली, तेरे को काली काली, पीली पीली, रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनाऊंगा। हिमा को क्या बोल रहा है प्रेमी? राजस्थान में तेरे शौक पूरे करवाऊंगा और तेरे को काली काली, पीली पीली, रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनाऊंगा। काली से काली काली, काली काली से काली बंगा, पीली पीली से पीली बंगा। बंग का मतलब चूड़ी होता है और रंग बिरंगी मतलब रंग महल। घग्गर नदी पर राजस्थान में सभ्यताएं हैं काली बंगा, पीली बंगा, रंग महल सभ्यता। सभ्यता याद हुआ? बिल्कुल हुआ। कैसे कनेक्ट किया? ऐसे कनेक्ट किया कि राजस्थान में शौक पूरे करवाऊंगा तेरे को काली काली, पीली पीली, रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनाऊंगा। हिमा को बोला ना प्रेमी ने, तो काली काली से काली बंगा, पीली पीली से पीली बंगा और रंग बिरंगी से रंग महल, ये 3 सभ्यताएं घग्गर नदी पर राजस्थान में हैं। हुआ याद? आगे देखिएगा। राजस्थान में परवाह है हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़।
चूड़ियाँ पहनाने के बाद राजस्थान में हंगामा मचाएंगे। कहाँ पे? राजस्थान के गढ़ों में। राजस्थान में गढ़ बहुत ज़्यादा हैं। राजस्थान में गढ़ है ना, उन गढ़ों में हंगामा मचाएंगे। है से हनुमानगढ़, गए से गंगानगर और गढ़ से अनूपगढ़। देखो, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। राजस्थान में शौक पूरे करने के बाद राजस्थान में हंगामा मचाएंगे। कहाँ पे? गढ़ बहुत हैं, गढ़ों में। मतलब हंगामा में है आ रहा है हनुमानगढ़, गए से गंगानगर और गढ़ की बात हो रही है तो अनूपगढ़ को क्यों छोड़ें? सूरतगढ़ आता है, उसको भी क्यों छोड़ें? अनूपगढ़ याद रखना। मतलब हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ राजस्थान में। इसका राजस्थान में प्रवाह किस किस में होता है? हनुमानगढ़ ज़िले में, गंगानगर में और अनूपगढ़ में। हनुमान जी को घाघरा टच नहीं होना, गंगा नदी में घाघरा नहीं धोना। और भाई साहब, अनूपगढ़ में नाम आ रहा है अनटच है दोनों। कौन? हनुमान जी और गंगा माता दोनों को घाघरा अनटच, टच भी नहीं करना। अन से अनूपगढ़ याद आएगा। मतलब हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र है। और देखिएगा, राजस्थान की बात हो गई। अब बोल रही है वो हिमा, और क्या करोगे? फिर राजस्थान से पाकिस्तान में चलेंगे और वहाँ पे अपना हक जमाएंगे। पाकिस्तान में भी अपना क्या जमाएंगे? हक जमाएंगे। वो प्रेमी बोल रहा है। हिमा ने पूछा, अब राजस्थान में तो शौक पूरे कर लिए, अब बोला पाकिस्तान चलेंगे, नज़दीकी पड़ता है, वहाँ अपना हक जमाएंगे। हक से याद रखना, पाकिस्तान में इसको हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। हक से याद रखना, हकरा। पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। और पाकिस्तान में जैसे ही हम हक जमाने का प्रयास करेंगे, पाकिस्तान में अब्बू निकल के आएंगे। पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा है तो कौन निकलेंगे? अब्बू निकल के आएंगे फटाफट। मतलब अंतिम स्थान है ना, वो पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक है। अंतिम स्थान कहाँ तक है? फटाफट अब्बू निकल के आएंगे पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा है। मुस्लिम में बाबा को अब्बू कहते हैं, पापा को अब्बू कहते हैं, बाबा को अब्बू कहते हैं। तो अब्बू निकल के आएंगे फटाफट। मतलब अंतिम स्थान घग्गर नदी का फोर्ट अब्बास तक है। कहाँ तक है? फोर्ट अब्बास तक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। अब सुनो, अगर मान लो इस नदी में पानी कम है, बारिश कम हुई है, तो पानी हनुमानगढ़ में भटनेर तक पहुंच के ये लुप्त हो जाती है। थोड़ा सा पानी, बारिश ज़्यादा हुई, पानी की मात्रा बढ़ी तो ये सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक पहुंच जाती है। और भी ज़्यादा तेज़ पानी हो गया, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो इसका पानी पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। तो पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। एक बार इस कहानी को दोबारा सुना रहा हूँ। हिमा नाम की लड़की को उसके प्रेमी ने कहा कि घाघरा पहन ले, अपने को शिवजी के दर्शन करने चलना है। मना कर दिया कि नहीं, कल चलेंगे। तो पता नहीं प्रेमी ने उसको कितनी बातें सुनाई। नट गई, तू मर गई क्या, मेरी शौक, मेरी सोतन, चल तेरे को रस पिलाऊंगा। इतना गुस्सा करने के बाद में वो शांत हो जाती है और घाघरा पहन लेती है। अब बोलती है, चल कहाँ चलना है? तो प्रेमी बताता है, सबसे पहले हम शिवजी के दर्शन करने के बाद सबसे पहले राजस्थान में उतरेंगे, टिब्बी पर बैठ के खाना खाएंगे। टिब्बी पर बैठ के खाना खाने के बाद में टिब्बी से नीचे उतरेंगे, नाली में हाथ धोएंगे। ओके, नाली में हाथ धोने के बाद अब तेरे को राजस्थान में शौक पूरे करवाऊंगा। शौक से याद रखना, क्या 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान का शौक भी घग्गर नदी को कहा जाता है। ये दो बातें यहाँ से याद रखनी है। फिर राजस्थान में शौक पूरे करवाऊंगा, काली काली पीली पीली रंग बिरंगी चूड़ियाँ दिलाऊंगा। काली बंगा सभ्यता, पीली बंगा सभ्यता, रंग महल सभ्यता इसके ऊपर है, घग्गर नदी के किनारे पर है। घग्गर नदी पे 3 सभ्यताएं हैं, काली बंगा, पीली बंगा और रंग महल। हुई याद?
पाकिस्तान में चलेंगे, उसके बाद वहाँ पे अपना हक जमाएंगे। पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हकरा कहते हैं, और पाकिस्तान में जैसे ही हम हक जमाएंगे, पाकिस्तान से अब्बू निकल के आएंगे फटाफट। फोर्ट अब्बास तक अंतिम स्थान है घग्गर नदी का, पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक ये जाती है। आगे देखो, एक लंबाई रह गई। घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 465। वो हिमा अपने प्रेमी को बोल रही है जब वो घाघरा पहन लेती है तो, कि मैं घाघरा पहन के छप छप चलूँगी। कैसे चलूँगी? चलूँगी मैं कैसे चलूँगी? छप छप चलूँगी। कैसे चलूँगी? चलूँगी छप छप। कैसे चलूँगी? घाघरा पहन के चलूँगी छप छप। छप छप की आवाज़ कब आती है? जब पानी में चलते हैं, पैर टिकता है तो आवाज़ आती है छप छप की। चलूँगी मैं छप छप घाघरा पहन के। च से 4 रखना याद, 6 से 6 रखना और पै से 5 रखना। घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। कितनी है रे? घग्गर नदी की कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। बताओ याद हुई कि नहीं? अगर आपको ये टॉपिक पढ़ने में मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल हम आंतरिक प्रवाह की और नदियां पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।